आप सभी को सादर नमस्कार। दोस्तों, आज लेकर आ रहे हैं संख्या पद्धति। आप सभी का इस नवोदय क्लास में स्वागत है। हमारे शिक्षा पहल चैनल पर आप सभी बहुत कुछ सीखेंगे और सीखने का मौका मिलेगा आपको। आज हम संख्याओं के पद्धति के बारे में लेकर आ रहे हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। तो आगे हम लोग इन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर, सम संख्याएं, इवन नंबर, विषम संख्याएं, ओड नंबर, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं, फ्रैक्टल नंबर, सह संख्याएं, को प्राइम नंबर, पूर्ववर्ती संख्या, प्रीडेसेसर नंबर, परवर्ती संख्या, सक्सेसर नंबर एंड परिमेय संख्या, रीजनल नंबर एंड अपरिमेय संख्या, रीजनल नंबर। इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा हमारी पहली संख्या, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या देख लें, नेचुरल नंबर। यहाँ पर देखें प्राकृतिक संख्या क्या है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसी वस्तु को गिनने में जो प्रयोग होता है वो कहलाता है प्राकृत संख्याएं। यहाँ पर अगर हम एक पेन लेते हैं तो एक बोलेंगे, अगर दो पेन है तो दो बोलेंगे, तीन पेन है तो तीन बोलेंगे, अगर 10 पेन है तो 10 बोलेंगे। तो इस तरह से ये जो गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है वो सभी गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होता है। अब अगली संख्या की ओर चलते हैं हम। अगली संख्या है आपका सम संख्या। सम संख्या को देख लेते हैं, कौन होता है सम संख्या। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण विभाजित हो, अर्थात दो से पूर्ण विभाजित हो, दो भागों में बराबर बांटा जा सके, जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो, सभी सम संख्या कहलाता है। यहाँ पर सम संख्या कहलाता है, अर्थात सभी सम संख्याएं दो के गुणज भी होते हैं। सबसे छोटी सम संख्या दो होता है, सबसे छोटी सम संख्या दो होता है। और जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं तो दो ये सम संख्या है, ये 14 जिसके इकाई में 4 है तो सम संख्या है, 356 इकाई में 6 है तो सम संख्या है, 678 इकाई में 8 है तो सम संख्या है, ये 45,678 इकाई में 8 है तो सम संख्या है। अर्थात जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो सभी सम संख्या कहलाता है। विषम संख्याएं, ऑड नंबर। ऐसी संख्याएं, यहाँ पर देख ले, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो, अर्थात जो सम संख्या है जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ऐसा हो तो वह सम संख्या कहलाएगा। और जिसके इकाई में ये दो से विभाजित ना होने वाली संख्या हो, अर्थात जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो सभी विषम संख्या होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देख लें तो यहाँ पर 3 विषम संख्या है, इसके इकाई में 5 है, विषम संख्या है, इसके इकाई में 7 है, विषम संख्या है, इसके इकाई में 9 है, आप विषम संख्या है, इसके इकाई में 1 है, विषम संख्या है। और सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। यहाँ पर भी ध्यान रख लेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है। अगला देखते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, यहाँ पर प्राकृत संख्या में, जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि प्राकृत संख्याएं की बाद पूर्ण संख्याओं की हमें जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि अगर दो में दो को हमने घटा दिया तो वो जाता है 0। तो ये अगर हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होती तो इसकी पूर्ण संख्याएं नहीं होती तो ये संक्रियाएं नहीं होती। तो संक्रियाओं के लिए पूर्ण संख्या अति आवश्यक था, तो इनको लाया गया। तो यहाँ पर देख ले कि 0 अगर उसमें सम्मिलित हो जाता है तो वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। अर्थात वह 0 से शुरुआत होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर के 1, 2, 3, 4 अनंत तक चले जाता है। इनकी सबसे बड़ी संख्या नहीं निकाला जा सकता, जैसे प्राकृत संख्याओं की नहीं निकाला जा सकता, उसी तरह पूर्ण संख्याओं की बड़ी संख्या नहीं निकाला जा सकता। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर कहें तो वह है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है।
ये ध्यान रख लेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, पूर्ण संख्या 0 है। इसको भी ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं 0 होता है, अर्थात ये 0 से शुरू होता है। अगला चलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं संख्या पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सभी इस संख्याओं को समझना बहुत जरूरी है। अगर इन पूर्णांक संख्या को नहीं समझ पाते तो हमारी बहुत सी संक्रियाएं अधूरी रह जाता है। तो पूर्णांक संख्या संख्या पद्धति में सभी पूर्ण संख्या अर्थात पूरा पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या, यहाँ पर ध्यान देंगे, ऋणात्मक संख्या मिलकर के जो समूह बनता है वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो इस पूर्णांक संख्या के सबसे छोटी संख्या भी नहीं निकाला जा सकता, ना ही सबसे बड़ी संख्या निकाला जा सकता है। पूर्णांक संख्या में एक ही चीज रहता है, वह उदासीन संख्या। उदासीन संख्या है आपका 0, इसे उदासीन संख्या कहते हैं। और इस भाग में ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 ये ऋणात्मक संख्या कहलाता है, और 1, 2, 3, 4 ये धनात्मक संख्या कहलाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा कि सब उदासीन संख्या 0 है, ऋणात्मक संख्या ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 ये सभी चीज है। इन संक्रियाओं के लिए जैसे इनको कोई 4 में ऋण 5, इसका आंसर निकालना है तो हमें इसका ऋण 1 आएगा। तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है, तो संक्रियाओं में इस चीज को समझने की जरूरत है। अब ये कैसे आया, इस चीज को समझेंगे तो आप यहाँ पर देख लें, हम अगर 4 में है और 4 से ऋण 5 की ओर चलना है, अर्थात इधर ऋणात्मक है और ये धनात्मक दिशा की ओर जाता है, तो 5 चलना है तो हमारी 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये हमारी ऋण 1 में हम पहुंच गए, इसलिए इसका मान ऋण 1 होगा। तो इस तरह से संक्रिया हम ये काम करेगा, तो इसे समझ लेना जरूरी है। आगे की जब क्लास आएगी उसमें संक्रियाओं को समझने में मदद मिलेगी। आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, अभाज्य संख्याएं। इसकी आवश्यकता नवोदय की तैयारी करने वाले या अन्य सभी संक्रियाओं में बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्राइम नंबर वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहलाता है। अर्थात वह स्वयं से जाएगा या कोई एक और संख्या होना चाहिए, एक से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पर बात उठती है अभाज्य संख्या कौन कौन है। यहाँ पर सबसे शुरुआत होती है अभाज्य संख्या की 2। यहाँ पर 2 क्यों हुआ, इस बिंदु को एक क्यों नहीं हुआ। अगर प्रश्न उठता है कि अभाज्य संख्या 1 क्यों नहीं है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड होना चाहिए, 2 गुणनखंड हो तभी वह अभाज्य संख्या कहलाता है। 2 गुणनखंड अर्थात यहाँ पर ऊपर में लिखा है, जरा गौर से देखें, स्वयं से और एक से विभाजित हो, ये दोनों होना चाहिए। एक तो स्वयं से जाना चाहिए और एक से जाना चाहिए। चूंकि एक स्वयं है और एक है, इसके एक ही गुणनखंड है, इसके एक ही गुणनखंड है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 2 का गुणनखंड 1 और 2 है, इसके 2 गुणनखंड है, अर्थात जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वही अभाज्य संख्या है। तो इसको देख लेते हैं, 100 तक की गिनती में हमारे कौन कौन से अभाज्य संख्याएं हैं। ये 2, 3, 5, 7, ये देख लें, ये 10 तक की गिनती में 4 है, इसको मैं लाइन अप कर रहा हूं, 10 तक की गिनती में 4 है। उसके बाद 11, 13, 17, 19, ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी, ये 10-20 तक के गिनती में 4 है। ये इसलिए बता रहे हैं कि आगे चल के हमें नवोदय की जो समस्या आती है या जो प्रश्न आते हैं उसमें इसकी मदद मिलेगी आपको। उसके बाद 20 से 30 तक में 23 और 29 है, सिर्फ 2 है। 20 और 30 तक की गिनती में सिर्फ 2 है। उसके बाद 31 और 37, ये 2 आपका 30 से 40 के बीच में है, 2 संख्याएं। उसके बाद 41, 43 और 47, ये 3 संख्याएं 40 और 50 के बीच में है। उसी तरह देखते हैं आगे 53 और 59, ये 2 संख्याएं 50 और 60 के बीच में है। और 61 और 67, ये 2 संख्याएं
60 और 70 के बीच में है 71, 73 और 79 अर्थात 79। ये तीन संख्याएं आपके 70 और 80 के बीच में है, और 83, 89 ये दो संख्याएं 80 और 90 के बीच में है, और 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक संख्या है, वो है 97। इस तरह से आप गिन सकते हैं 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 3 22, 22 2 24 और 24 और 1 25, अर्थात 100 तक की गिनती में टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या एक मात्रा सम संख्या 2, एक मात्रा सम संख्या अभाज्य संख्या वो है 2। इसकी जानकारी आप जरूर रखें। आगे चलते हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं इसी फैक्टल नंबर या इसी को यौगिक संख्याएं के रूप में भी कहा जाता है, कंपोजिट नंबर के रूप में भी कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जो एक स्वयं के अलावा किसी भी दूसरे संख्या से विभाज्य हो, ये भाज्य संख्या कहलाता है। अर्थात आप समझ गए होंगे 1 से 100 तक की गिनती में आपका अभाज्य संख्या लगभग आपके 25 है। तो उसके बाद जो बनता है, जैसे यहाँ पर 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, यहाँ पर देखें तो ये 4 है, तो 4 के 3 गुणज है, अर्थात 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और खुद स्वयं 4 से जाएगा, अर्थात ये 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो 4, 6 इस तरह से आप भाज्य संख्या निकाल सकते हैं। जो अन्य संख्याओं के पहाड़, अर्थात जितने सम संख्याएं हैं वो सभी भाज्य संख्याएं, विषम संख्याओं भी भाज्य संख्याएं हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या नहीं है उनके बाद जो भाज्य संख्या है एक को छोड़ करके, वो सभी भाज्य संख्याएं कहलाता है। आगे चलते हैं। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं के जोड़े, ऐसे संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई और भी उभयनिष्ठ ना हो। ये ध्यान रखना होगा, कोई और भी उभयनिष्ठ ना हो, वो सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 8 और 15 का जोड़ी लेते, क्या यह सह अभाज्य संख्या है? अगर कोशिश करते हैं ये जोड़ी को, तो देखें 8 के गुणज निकाल करके देख लो आप। 8 के गुणज 1 के पहाड़े में जाता है, 2 के पहाड़े में जाता है, 4 के पहाड़े में जाता है, और ये 8 के पहाड़े में आता है। ये इस तरह से 15 का देख लेते हैं। 15 का देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा और 15 से जाएगा। इसमें आप देखेंगे इस नियम को, गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त है, ये एक ही ऐसा संख्या है जो दोनों में है, ये एक के अतिरिक्त कोई और संख्या नहीं है, अर्थात वो 8 और 15 सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। इस चीज को, इसका प्रश्न नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है, सह अभाज्य संख्या है, तो आप ध्यान रखेंगे जिसके गुणनखंड में सिर्फ एक ही एक ऐसे गुणनखंड है जो दोनों में रहे, उसके अतिरिक्त अन्य चीजें नहीं है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। क्या 12 और 27 अभाज्य संख्या है? ये भी देख लें। 12 और 27 को देखते हैं तो 12 का लिख लेते हैं, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 12 से जाएगा। अब 27 का देख लेते हैं। 27 1 से जा रहा है, 3 से जाएगा, 9 से जाएगा और 27 से जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देखते हैं 1 और 1 भी है और 3 भी है, इनके दो गुणनखंड सामान्य है, अर्थात उभयनिष्ठ नहीं है। अर्थात इसमें एक नियम कहता है कि एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ ना हो, तो इसके दो उभयनिष्ठ हो गए, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह से आप पहचान पाएंगे। अगले देखते हैं, अगली संख्या क्या है? पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या किसी प्राकृत संख्या के ठीक पहले की प्राकृत संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाता है। ध्यान रखेंगे, प्राकृत संख्या के पूर्ववर्ती, तो अर्थात अगर हम 7 लिखते हैं तो 7 के पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 7 के पूर्ववर्ती संख्या 6 हो जाएगा। पूर्ववर्ती अर्थात पहले की संख्या,
7 के पहले की संख्या 6 हो जाएगा। अर्थात किसी भी प्राकृत संख्या में एक घटाने पर, प्राकृत संख्या ध्यान रख लीजिए, प्राकृत संख्या में एक घटाने पर उनकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे 100 का पूर्ववर्ती संख्या 99, 100 का पूर्ववर्ती संख्या 99 होगा, तो ये पूर्ववर्ती संख्या कहलाता है। एक कम करें तो पूर्ववर्ती संख्या हो जाता है। अब आगे चलते हैं, परवर्ती संख्या। किसी भी प्राकृत संख्या के ठीक अगली संख्या, अगली प्राकृत संख्या, उसकी उत्तरवर्ती या धारक ले, उसी को अनुवर्ती भी कहा जाता है और उसी को परवर्ती भी कहा जाता है। तो ये परवर्ती किसी भी प्राकृत संख्या में एक जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमने 9 का परवर्ती बोले, 9 का अगर परवर्ती संख्या पूछा जाए तो 9 में एक जोड़ दें, तो 9 में एक जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये 9 का परवर्ती संख्या 10 होगा। इस तरह से आप परवर्ती संख्या निकाल सकते हैं एक जोड़ करके। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसमें संख्या को P और Q के रूप में लिखा के रूप में हो, जिन्हें P Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो या किया जा सके, जहां P Q पूर्णांक संख्या हो, या ध्यान रखेंगे P Q पूर्णांक संख्या हो और Q बराबर 0 ना हो। तो ये कहते हैं कई बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखने हैं, जैसे 1/1, ये क्या 1/1 हम लिख सकते हैं, तो ये एक हमारी परिमेय संख्या हो, एक परिमेय संख्या है। 2 को लिखते हैं तो 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए 2 भी परिमेय संख्या है। तो यह परिमेय और भिन्न में यही अंतर है कि सभी पूर्ण प्राकृत संख्याएं वो आपका परिमेय संख्या कहलाता है। सभी प्राकृत संख्याएं या पूर्ण संख्याएं वो परिमेय संख्या कहलाता है। इतना ही ध्यान रखें, 4/0 लिखा जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ये 4/0 जहां पर हो गया अगर लिखा है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाता है। भिन्न संख्याएं एक निश्चित पूर्ण संख्याएं सम्मिलित नहीं रहता है। ध्यान रखिए, भिन्न संख्याओं में पूर्ण संख्याएं सम्मिलित नहीं रहता, लेकिन परिमेय संख्या में पूर्ण संख्याएं सम्मिलित रहता है, वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो अर्थात जितने भी आप गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 सभी परिमेय संख्या है। जो बटा सही में लिखा रहता है 1/2 ये परिमेय संख्या है। तो इस तरह से परिमेय संख्या की समझ आप बना सकते हैं। अगला चलते हैं अपरिमेय संख्या। वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, जिसे P के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, ये सभी इस तरह से संख्याएं सभी अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो इस तरह से ये हमारी वीडियो आपको इन संख्याओं की समझ बनाने में मदद की होगी। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए आगे चल के लाभकारी होगा, नवोदय विद्यालय के समझने के लिए लाभकारी होगा। आप वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें और समझ बनाएं, और समझ बना करके आप उपयोग करें। और आपने इतना समय तक इसको वॉच किया, आपने सीखा, इसके लिए पुनः शिक्षा पहल की ओर धन्यवाद। और अंतिम में इतना ही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा, ताकि हम सुधार कर सकें। धन्यवाद, आभार। शिक्षा पहल की ओर से स्वागत है आप सभी का।